महंगाई। महंगाई शब्द से तो आप भी वाकिफ होंगे, लेकिन इस महंगाई को लेकर के कई सरकारें बनी, कईयों ने वादे किए, लेकिन हर बार आरोप जो एक दूसरे पर लगता रहा और हमेशा वादा होता रहा कि हम आएंगे तो बेहतर विकास करेंगे, हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे। लेकिन वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, इसने भी कुछ वादे किए थे और आज हम पूछेंगे उनसे कि क्या हुआ तेरा वादा। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, सवाल आज वही है कि क्या हुआ तेरा वादा। इस देश ने प्याज के कारण सरकारों को गिरते हुए देखा है। इस महंगाई ने कईयों की स्थितियों को खराब किया है, कईयों को मरते देखा है। लेकिन ऐसे में विज्ञापन, आपने सुना होगा, और विज्ञापन ने सोच बदल दी लोगों की और सरकार भी बदला है। साल 2014 में जब वर्तमान सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो आए थे, उस दौर में एक बीजेपी का विज्ञापन चल रहा था। वो विज्ञापन काफी सुर्खियों में था। उस विज्ञापन ने बहुत कुछ बदला, लोगों की सोच बदली और सरकार भी बदला। 2014 के उस विज्ञापन में आखिर क्या कुछ खास था, एक बार जरा उस विज्ञापन को हम आपको दिखाते हैं, गौर से सुनिएगा उस विज्ञापन ने किस तरीके से समय और स्थितियों को बदला। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, उन्हें क्या खिलाएंगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो फिर आपने सुना, चलो हालात बदले, हालात बदला। आज ये सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम जो है वो लोगों के पॉकेट तक पहुंच रहा है, यानी कि उसकी मार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के पॉकेट तक पहुंच रही है। जिस रफ्तार से पेट्रोल जो बढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं जो असर है, उसके साथ साथ पेट्रोल के साथ साथ महंगाई के दौर में डीजल भी पूरी तरीके से होड़ कर रहा है। और इस होड़ का असर है कि महंगाई अब लोगों के किचन तक पहुंच चुकी है। महंगाई जो है वो लोगों के यात्रा तक पहुंच चुकी है, कहां नहीं है। यानी कि महंगाई का जो दौर है वो कहां नहीं दिख रहा है। सब्जी पर भी दिखी तो महंगाई, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भाड़ा बढ़ा, उसका असर सब्जी पर पड़ा। इसके साथ साथ जो खाद्य सामग्रियां हैं वो सीधे तौर पर उस महंगाई के कारण बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जहां एक तरफ लोगों की स्थितियां खराब है, कोरोना के इस काल में जब देश का विकास थमा है तो लोगों की भी स्थितियां दयनीय हो गई है। लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है, जो घर में बैठे हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो घर में रहते हुए भी काम कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उनके भी पैसों में कटौती हो रही है। समझ सकते हैं कि परिवार बढ़ा, जिसका परिवार बढ़ा और जिस अपने थोड़ी बहुत कमाई के कारण अपने परिवार को चला रहा था, आज उसकी हालत खराब है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जब नाम उनका आया था तो उनका जो जितना बड़ा नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उस नाम में जितनी ताकत थी, लोगों को ऐसी उम्मीद भी थी कि वो ताकत दिखेगा, वो नाम का असर दिखेगा, देश सशक्त होगा, वैश्विक स्तर के संबंध बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी, यानी कि विकास आएगा। लेकिन अब तक विकास है कहां? एक एक लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में विकास है तो है कहां, और अगर है तो कब तक आएगा। उस विकास को लोग ढूंढ रहे हैं और इस विकास की
लिए जो आज हमने सवाल किया है और हमने जो बातें की है कि आखिर में क्या हुआ तेरा वादा, जो तुमने वादे किए थे कि तुम विकास को पहुंचाओगे, लेकिन कुछ नहीं, लोग परेशान हैं। और कोरोना के इस काल में तो और परेशानी बढ़ गई है। देश ने जब दो लॉकडाउन को झेला, जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने पहली लॉकडाउन लगाई और दूसरी लॉकडाउन जो है वो राज्य सरकारों के तहत अलग अलग राज्यों में लगाई गई, तो राज्यों तो लगातार दो लॉकडाउन को झेल रहे हैं और उस लॉकडाउन के कारण लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में क्या यह पूछना गलत है कि क्या हुआ तेरा वादा, कब तक तेरे वादे को पूरा करेंगे हम? जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी की एक एक नेता बोलते थे, और सिर्फ नेता ही की बात मत कीजिए, बड़ी हस्तियों ने भी बोला है। आज सबने चुप्पी साध रखी है, आज कोई नहीं बोलना चाहता है। महंगाई के मुद्दे पर अगर सवाल कर दो तो साहब दूर भाग जाते हैं, और एक दो नहीं, बड़ी हस्तियां भी। तो फिर किससे पूछेंगे? जनता किससे पूछेगी? जवाब कौन देगा? महंगाई की मार में ऐसा लगता है कि क्या मोदी जी लाचार हो गए हैं? सवाल है कि क्या सवाल किससे पूछेंगे? आइए जरा सा कुछ लोगों को सुनते हैं, जो लोग वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उससे पहले वही लोग जब विपक्ष में बैठते थे तो वो लोग सदन में थपथपाते हुए दिखते थे, सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। आइए जरा प्रकाश जावड़ेकर को देखते हैं, उन्होंने जो बयानबाजी की थी, उनके बयान क्या थे, और उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा लगातार जारी रहेगी और हम पूछेंगे जरूर कि क्या हुआ तेरा वादा। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है, और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। सुन लिया ना आपने, ये मंत्री जी के बयान थे। 34 रुपए पेट्रोल देने का वादा कर रहे थे, और आज पेट्रोल जो है वो 100 के करीब है, और कहीं कहीं तो 100 के भी पार है। अगर प्रीमियम की बात करें तो 100 के पार ही है, बिहार में भी। लेकिन ऐसे में हालत कब सुधरेंगे? चलिए, ये तो जिस तरीके से जो हालत थे, हम सीधे बाहर चलते हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश आज जुड़ेंगे। वो बाहर हैं, यानी कि स्टूडियो के बाहर हैं, और वहां हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या ये वादा जो है, ये वादा पूरा करने के लिए क्या कुछ हो रहा है, और इस वादा पूरा करने की जो तस्दीक है, एक तस्वीर जो है, वो तस्वीर आखिर कब तक बदलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या लगता है, सरकार ने जो वादा किया था कब तक पूरा होगा ये तेरा वादा? हाँ, ये बड़ा आपने हास्यास्पद एक सवाल पूछ लिया है निर्भय। इसका जवाब तो अब कोई मंत्री ही या सरकार ही दे पाएगी, लेकिन जो हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा, ये वाकई में सवाल जनता का है। ये जनता पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा। ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हम पेट्रोल 100 रुपए के आसपास क्यों खरीदें, हम डीजल इतने महंगा क्यों खरीदे। जब बात होती थी पेट्रोल के दाम बढ़ते थे 2014 से पहले, तो यही लोग जो आज मंत्री बने हुए हैं, जो आज सरकार में हैं, ये लोग सड़कों पर उतरते थे। यही जो आज के बड़े नेता हैं, जो आज मंत्री कैबिनेट के मंत्री हैं, यही तमाम वो नेता थे उस समय 2014 से पहले, या उससे थोड़ा सा और पहले जाइए तो सड़कों पर उतरकर साइकिल चलाते थे, या फिर पैदल चल के कहते थे कि नहीं, इतनी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इसको इस पर लगाम लगाना चाहिए। नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, जो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री हैं, लगातार बोला जब करती प्रधानमंत्री थी। अविनाश, जो पहले बड़ी हस्तियां थी वो भी बोला करती थी, आज सबने चुप्पी साध रखी है, कोई बोलना नहीं चाहता इस महंगाई के मुद्दे पर। नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए कुछ उनके पास बचा नहीं है। वो क्या बोलेंगे, बोलकर भी उनको क्या होने वाला है, क्योंकि पता है उनको कि किसी तरीके से सरकार इस पर काम करने वाली नहीं है। क्योंकि अगर काम ही करना रहता तो आज पेट्रोल और डीजलों की कीमत इतनी नहीं बढ़ी होती। देखिए, इस बार समझना होगा, जो पिछले 2 साल रहे हैं, दोनों साल कोरोना में पूरी तरीके से चपेट में रहे, चाहे 2020 की बात कर लें या 2021 में अभी तक की बात कर लें। इसमें लगभग 2021 में अधिकतर जिलों में या अधिकतर शहरों में या अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगा रहा, अर्थात गाड़ियां कम चली, पेट्रोल
पेट्रोल और डीजल की जो खपत थी वो कम हुई है। यही नहीं, 2020 चलिए जहां पूरे देश में लॉकडाउन था, वहां तो और भी पेट्रोल और डीजल की जो खपत थी वो कम हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो स्थितियां हैं इस पर सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बात की जाती है कि जब विदेशों में तेल के कीमतें बढ़ती हैं या फिर जिस तरीके से जो कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है उसको लेकर यहाँ पर कीमतें बढ़ जाती हैं। कच्चे तेल का भी अब उतना इस्तेमाल कहाँ हो पा रहा है, कहाँ उतना पेट्रोल खर्चा हो रहा है ताकि कच्चे तेल उतने निकाले जाए और फिर उनको प्यूरिफाई करके पक्का और गाड़ियों में डालने लायक पेट्रोल डीजल की तरह बनाया जाए। देखिए, ये किसी ना किसी तरीके से बस पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो उनको बढ़े रहने दीजिए, उनको कम करने की जरूरत क्या है। देखिए, स्थिति क्या होती है इसके बारे में समझना पड़ेगा जरा। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो होता क्या क्या है, सरकार इस पर नहीं ध्यान देती है। देखिए, 1 रुपए 2 रुपए कहीं पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे गाड़ियों की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके किराए बढ़ जाते हैं, ट्रकों के जो भाड़े होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जो ट्रक से सामानों का आवागमन किया जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जाता है, उसकी कीमत बढ़ती है, बाजारों में कीमत इस तरीके से बढ़ जाती है और फिर महंगाई डायन खाए जाते हैं वो वाला गाना याद आ जाता है और उस तरीके से परिस्थितियां सामने आ जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं इस पर सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है, किसी तरीके से फील्ड में उतरकर ये नहीं देखा जाता है कि अगर इतनी ज्यादा दाम कीमत बढ़ रही है तो देखा जाता है। अविनाश साहब को हम रोकना चाहेंगे। और अगर हमने बात की कि पूर्व में जो 2014 से पहले जब यही बीजेपी, यही एनडीए के जो लोग थे वो विपक्ष में बैठा करते थे तो सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ा करते थे, लेकिन वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो उस वक्त भी सरकार पर हल्ला बोला करते थे। आइए जरा सा राजनाथ सिंह को सुनते हैं, उस वक्त उनके तेवर क्या थे। आज तो साहब ने चुप्पी जरूर साध रखी है, लेकिन उस वक्त के तेवर को जरा सा देखा जाए कि उनका तेवर क्या था। विरोध तो दर्ज कराएंगे ही, इसमें कहा दो मत। विरोध दर्ज कराया है, आगे भी कराएंगे भी। हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूं कि 1 वर्ष के अंदर ये 9 बार 11 बार हो गए। 1 वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं। मैंने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मैंने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच क्या बात है। रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, लेकिन उस वक्त ये सरकार को घेरने में पूरी कोशिश करते थे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। सुना आपने किस तरीके से गरीबों की चिंता है। आज आपको चिंता नहीं है क्या? आज आपसे वादा है, जो आपने जो वादा किया था उस पर सवाल है कि क्या आज आपको अपना वादा पूरा नहीं करना है? आपको कुछ याद नहीं है, सब कुछ आज भूल गए हैं, क्योंकि आज तो कुर्सी मिल गई है ना। जिस कुर्सी के लिए लड़ाई करते थे वो कुर्सी आज इनके हाथ में है, तो भाई सवाल क्यों करेंगे ये। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जब जब देखा गया देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे, हालात जैसे भी हो, सरकारें अगर उस पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे, सरकार भले ही कोशिश कुछ भी कर रही हो, अगर रेट बढ़ते थे तो विपक्ष में बैठे हुए आज यही एनडीए के लोग कहते थे कि सरकार विफल है। आज इनकी चुप्पी बंद है। और देखिए, जिस तरीके से चुप्पी तो बंद होगी ही, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि जिस कुर्सी के लिए लड़ाई थी अब तो वो कुर्सी मिल गई। अब उसके लिए मुद्दे की तलाश नहीं करनी है, अब उसके लिए जनता की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर 5 साल के बाद चुनाव आएगा तो फिर बातचीत करेंगे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। ये इनका मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए निर्भय, आपको तमाम बातें समझ में आ जाएंगी। मैनिफेस्टो में जो चीज भी कहा गया था, क्या उसके अनुरूप कुछ हुआ भी या नहीं हुआ, 1-2 चीजों को छोड़ दीजिए तो बाद बाकी चीजों पर कोई बातचीत नहीं होती है। और इस तरीके से अब देखिए, परिस्थितियां ये हैं कि सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रह गई है, कोरोना के ही साथ जीना है, कोरोना के साथ ही मरना है। बस इसी को लेकर बातचीत की जा रही है। इसी को लेकर दिन भर में 4 बार कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बोलते हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोलते हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो शाम को बैठकर डेली ब्रीफिंग करते हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है कि मार्केट नहीं चल रहा है तो लोगों की स्थिति क्या है। किसी का ध्यान इस पर नहीं है कि जब पेट्रोल और डीजल डलाने के लिए जाते हैं तो पहले जो 100 रुपए में पेट्रोल और डीजल डलाते थे उसमें कम से कम 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा तो गाड़ी तो चल जाती थी। अब तो महोदय ये स्थिति है कि 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जो एवरेज देती है गाड़ियां, वो 40 किलोमीटर भी नहीं चल पा रही है। 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। अब समझिए स्थिति ये है, डीजल की स्थिति ये है। बहुत चिंताजनक बात है निर्भय कि अगर जिस देश की आर्थिक व्यवस्था इतने स्तर पर लगातार गिर रही है, वहां पर अगर इस तरीके से महंगाई पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ाई जाएगी तो स्थिति क्या है। देखिए, बगल में नेपाल है, 1 रुपया 50 पैसा 1 लीटर पेट्रोल, 1 रुपया 50 पैसा 1 लीटर डीजल। 1 रुपया 50 पैसा 1 लीटर डीजल, 1 रुपया 50 पैसा 1 लीटर पेट्रोल। अब समझिए स्थिति क्या है।
वहां जाके देखिए, वहां इतने महंगा पेट्रोल नहीं है। बगल में श्रीलंका है दूसरा देश, वहां जाकर देखिए इतना महंगा पेट्रोल और डीजल नहीं है। देखिए दरअसल सोच नहीं है सरकार की कि कम से कम लोगों को राहत दी जाए, लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल के कैसे सरकार के खजाने में लाया जाए, कैसे जो कंपनियां हैं उनके पास जाए, बस इसी पर ध्यान थपथपा रही है। अविनाश देखिएगा कि अगर हाल में जो आंकड़े आए हैं, सरकार ये खुश होकर के कहती है कि कोरोना के ही काल में भले ही देश में लॉक तो रहा देश, आर्थिक स्थितियां बेहतर हो रही हैं, जीएसटी में काफी अधिक मात्रा में पैसे अर्जन किए गए हैं। अब बिल्कुल देखिए, अब क्या कहा जा सकता है इसको निर्भय। अब सरकार की ये सोच है और सरकार की इस सोच पर लोग भी बेबस हो गए हैं कि भैया अब करे तो करे क्या, अब तो पेट्रोल डलाना ही है, क्योंकि अगर ऑफिस जाना है तो गाड़ी में तेल चाहिए, अगर घर से बाहर कहीं जाना है तो गाड़ी में तेल चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी मुश्किल में है, क्योंकि इतना किराया वो जब भी बढ़ा रहे हैं, लोग देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, मारपीट हो रही है कई जगहों पर किराए को लेकर, इस तरीके से स्थितियां उत्पन्न हो रही है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर लिए या राज्य सरकार की बात कर लिए, किसी तरीके से कोई छूट नहीं मिलने वाली है। इसी देश में अलग अलग प्राइस पर पेट्रोल बिकते हैं। आप झारखंड चले जाइए, बिहार से सस्ता आपको पेट्रोल मिलेगा। आप गोवा चले जाइए, वहां दिल्ली से सस्ता आपको पेट्रोल मिलेगा। आप मुंबई जाइए, वहां कुछ और रेट है, दिल्ली में कुछ और रेट है, यहाँ मध्य प्रदेश चले जाइए कुछ और रेट है। ये मतलब समझ से परे है। अगर इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पैसा जाता है तो क्यों नहीं दोनों सरकारें मिलकर इस चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं? आखिर क्यों नहीं पब्लिक को थोड़ा ही सही लेकिन राहत देने की बात होती है। देखिए दरअसल सोच नहीं है कि लोगों को राहत मिले, लोग तो भरवा रहे हैं ना, भरवा ही लेंगे, कुछ दिन तक मुद्दा चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, लोगों को आदत हो जाएगी। लेकिन यही लोग हैं जब अगली बार सरकार में अगर बनाने के लिए बातें निकलकर सामने आएंगी तब यही है। हालांकि देखिए यहाँ पर एक और कमी है, वो है विपक्ष की। विपक्ष इस चीज को मुद्दा बनाने में विफल रहा है और यही जो आज सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, तब जब 2014 से पहले थे तो ये विपक्ष इन मुद्दों को लेकर मुद्दा बनाने में शायद कमजोर हो गया है। और आज वही विपक्ष है जिसने प्याज के कारण सरकार को भी गिराया है। सबने देखा है, एक ऐसे प्रधानमंत्री को गिरा दिया गया, एक ऐसे सरकार गिर गई जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन ऐसे में जब विपक्ष की अगर बात की जाए तो उसी विपक्ष को घेरने के लिए पहले प्रधानमंत्री को सुनेंगे हम कि आखिर में प्रधानमंत्री उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सरकार पर वो हमले बोलते थे, उन्होंने तो दावे बहुत किए थे। लेकिन हम सीधे प्रधानमंत्री को सुनते हैं जरा सा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सत्ता यानी कि केंद्र की सत्ता में पहुंचने का जो उनका रास्ता था, वो रास्ता तैयार हो रहा था। उस वक्त वो देश के बड़े बड़े मुद्दों पर बोला करते थे, वो पाकिस्तान पर बोला करते थे, महंगाई पर बोला करते थे, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर बोला करते थे, विदेशों से पैसे लाने की बात किया करते थे, जो काला धन है उसको भारत लाने की बात करते थे। लेकिन क्या हो रहा है? सब कुछ दिख रहा है। आइए जरा सा गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री को सुनते हैं। वर्तमान में तो वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस वक्त उनके तेवर कैसे थे, जरा वो भी देख लीजिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह एक बेहतर अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अपनी उस काबिलियत को दिखाया भी देश को। लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गुजरात से आए और आज सत्ता की कुर्सी पर भले वो बैठे हुए हैं, देश को संभाल रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो आरोप लगाते थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ सोचते नहीं, देश को बेहतर करने की नहीं बात सोचते हैं, उनको सोचने की जरूरत है। और आज खुद जब वो उस आसन पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हुए पहले इनके जो पूर्व में थे उन पर आरोप लगा रहे थे, और आज ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज उनको बचने के लिए कोरोना एक मुद्दा बन गया है और उस मुद्दे पर लगातार जिस तरीके से अविनाश ने बताया, फिर से एक बार अविनाश से जुड़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अविनाश, जिस तरीके से हमने बात की और प्रधानमंत्री को हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि किस तरीके से उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी, तब वो सरकार पर आरोप लगाते थे सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज तो वो खुद चुप्पी साधे हुए हैं।
बिल्कुल निर्भय, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल देखिए, उस समय मुद्दा पकड़ना था, मुद्दा पकड़ लिए, अब मुद्दों पर जवाब देना है, जवाबदेही से भाग रहे हैं और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दरअसल प्लान नहीं है, किसी तरीके का कोई रोड मैप प्लान नहीं है जिसके तहत सरकार को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। कुछ ही मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने काम किया और उस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब बात कीजिए, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उसी पर बातचीत करेंगे। जब बात कीजिए तो पाकिस्तान पर बातचीत होगी, जब बात कीजिए कश्मीर में धारा 370 पर बातचीत होगी, जब बातचीत कीजिए तो कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन के उसको ये कर दिया हमने, इसी पर बातचीत होगी। और कोई महंगाई का मुद्दा उठा लीजिए, किसी पर बातचीत नहीं होगी। आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे पहले हमने बीजेपी के करीबन 10 नेताओं को कॉल किया, उनसे समय लेने की कोशिश की, लेकिन देखिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई नेता हमारे साथ नहीं है, कोई बातचीत करने को इस मुद्दे पर तैयार नहीं है। किसी ने कहा कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं पटना में नहीं हूँ, किसी का कहना है कि कोरोना के कारण हम किसी से मिल नहीं रहे हैं, हम किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए स्थितियां ये हैं, कोरोना को लेकर बहाना है, किसी तरीके से कोई जवाब देने का मन नहीं है, किसी तरीके से कोई भी जवाबदेही तय नहीं करना चाहता है और सरकार जनता के मुद्दों को समझना नहीं चाहती है। ये बड़ा सवाल है और इसीलिए जनता ये पूछ रही है। डीटीवी भारत का सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है निर्भय, ये आपका सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है कि क्या हुआ तेरा वादा। आखिर कौन बताएगा, कौन बताएगा कि पेट्रोल और डीजल के इतने बढ़ते हुए दामों पर लगाम कब लगेगी। आखिर ये कौन बताएगा कि जो सरसों के तेल 200 के आसपास पहुंच गए हैं प्रति लीटर, इसके दामों में लगाम कम लगेगा और आखिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं। कौन बताएगा कि सब्जी इतनी महंगी क्यों बिक रही है। आम जनता आखिर करे तो करे क्या। एक तो आप कोरोना का बहाना बना के अपने घरों में रह जाते हैं, आप सवालों के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन यही कोरोना लोगों को एकदम खाने के लिए उनके दाने पड़ गए हैं। आप देखिए सड़कों पर रहने वाले, आप देखिए दिहाड़ी मजदूरों की क्या स्थिति है, आप देखिए जो रोज कमाते थे रोज खाते थे उनकी क्या स्थिति है, आप देखिए जो प्राइवेट जो संस्थाएं चलती थी, शैक्षण हो या अन्य संस्थाएं जहां पर लोग रह के अपना रोजगार करते थे, 2 वक्त की रोटी कमाते थे, वो बंद है। उनके कैसे खाना पीना चल रहा है ये किसी को कोई मतलब नहीं है निर्भय। सबको अपनी कुर्सी प्यारी है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जवाब या सवाल करने जाइएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना तो एक बहाना है, अपनी बातों को छुपाना है, क्योंकि जवाब देने का वक्त है तो जवाब नहीं दे सकते। आइए स्मृति ईरानी को सुनते हैं। दरअसल जिस तरीके से हालत थे और इस हालत के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत करीबी थी, वो मंत्रालय भी उनको मिला। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने काम किया वैसे वैसे उनको स्थान भी मिलता गया, कभी डिमोशन तो कभी प्रमोशन भी हुआ। लेकिन उस वक्त स्मृति ईरानी भी कहां चुप रहने वाली थी, वो भी लगातार सरकार पर हल्ला बोल रही थी महंगाई को लेकर के। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। मुद्दा वही था, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। पहले 7 बार 8 बार 10 बार 11 बार आप हल्ला कर रहे थे, लेकिन आज रोज रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो बाहर से स्थितियों को देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं, लोगों से उन्होंने जाना। इसके साथ साथ जो बीजेपी के कई मंत्री हैं उनसे भी, विधायक हैं, उन सबसे, उन बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, उन सबसे उन्होंने बात की, मिलने की कोशिश की कि सवाल आज हम बीजेपी के नेताओं से जानेंगे कि क्या हुआ तेरा वादा। लेकिन कोई नहीं कुछ बोल रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना का कहर है। और वो बता रहे हैं कोरोना का ये कहर कहीं कोरोना का नहीं बल्कि वो जवाब से बचना चाहते हैं। अविनाश, हमने अभी स्मृति ईरानी को सुना, जिस तरीके से स्मृति ईरानी कर रही है कि 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए और कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनको तो लगातार, यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको तो इन लोगों ने चुप्पी साधने के एक टैग दे दिए थे। लेकिन आज 56 इंच वाले वो प्रधानमंत्री कहां हैं जो महंगाई पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए कहीं कोई नहीं होगा, कहीं कोई मिलेगा भी नहीं निर्भय। आप जाइए ना, आप सवाल कीजिए, देखिए आपका जवाब नहीं दिया जाएगा। ट्विटर पर टैग करते रह जाइए, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन ट्वीट होते हैं, ट्विटर देखा जाता है, तमाम चीजें होती हैं, ये सबके ट्विटर हैंडल के साथ है। देखिए यहाँ तक कि सरकार में जो सहयोगी हैं, जो मंत्री हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो किसी तरीके से वो जवाब वो तो देते हैं, अगर उनकी बातें कही जाती हैं वो भी नहीं सुनी जाती है सरकार में। ये बहुत बड़ा एक विषय हो जाता है कि जब सहयोगी इस तरीके से भी बातें करते हैं, जब इस तरीके से काम करने की बात करते हैं तो नहीं सुना जाता है। देखिए सीधे तौर पर मैंने आज कई लोगों से बातचीत की जो बीजेपी से के नेता हैं, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि नहीं, हम इस विषय पे बातचीत नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हम इंतजार करते रह गए और फिर वो नहीं आए।
तो फिर हमारे कार्यक्रम का समय हो गया था। हमने कहा चलो हम ही बातचीत कर लेते हैं और हम ही जनता को बताते हैं कि आखिर सोच किस तरीके से है। देखिए, सरकार जो है वो केंद्र की अगर चाहेगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, राज्य की अगर सरकार चाहेगी तो वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन कोई सोच नहीं है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। निर्भय बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि महंगाई का जो सितम है वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर सरकार चाह ले, अगर सरकार स्थितियां देख ले और वो चाह ले तो ये सब कुछ बदल सकता है। सरकार से सवाल कर रहे हैं और सवाल ये हमारा नहीं है, बल्कि ये सवाल जनता का है। ये सवाल उन गरीबों का है जिनके किचन तक अब महंगाई पहुंच चुकी है, और सिर्फ गरीबों ही नहीं बल्कि आम लोग भी परेशान हैं। आम जनता जो है वो अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई का मार झेल रही है और दूसरी तरफ इस विपदा, इस कोरोना रूपी काल ने उसे परेशान किया हुआ है। जहां एक तरफ आमदनी कम हुई तो दूसरी तरफ पहले स्वास्थ्य में खर्चे हुए और अब महंगाई में खर्चा बढ़ता जा रहा है, और इस पर लगातार जनता जो है वो सवाल कर रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो सोचा कि आज हम ही सवाल करते हैं, और ये जनता का सवाल है कि आखिर में क्या हुआ तेरा वादा, जो बेहतर वादे किए थे, जो बेहतर देश देने का वादा किया था, जो विकास का वादा किया था, जो महंगाई को खत्म करने का वादा किया था, आखिर वो सब कहां है? क्यों वो सब धरी की धरी रह गई? क्या वो सिर्फ मैनिफेस्टो में लिखने के लिए ही थी? लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट रोज आती हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन किसी और की बातें सुनना नहीं चाहते हैं। वो मन की बात में सिर्फ लोगों को अपनी बातें परोस देते हैं, सुनते नहीं हैं, परोस देते हैं। और वो तो वो हैं, उसके साथ साथ जो भी उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो सहयोगी मंत्री हैं, वो सब लोग पहले बोलते थे, अब नहीं बोलना चाहते हैं। हमने आपको सुना है किस तरीके से स्मृति ईरानी बोलती थी सरकार पर हमले, लेकिन अब कहां है मैडम? नहीं बोलती हैं, चुप हो गई। इसके साथ साथ आप बात कर रहे थे प्रकाश जावड़ेकर की, केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन कभी महंगाई पर साहब बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी की जो सबसे बेहतर तैयारी है वो है विज्ञापन। उस विज्ञापन के माध्यम से बीजेपी ने सत्ता की कुर्सी का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दामन थामा है। लोगों से जिस तरीके से इमोशनल होकर एक तरीके से उनको सामने आया गया, इमोशनल टॉर्चर कह सकते हैं उसको, जो विज्ञापन है। एक बार फिर से मैं आपको उस विज्ञापन को दिखाऊंगा। उस विज्ञापन ने पूरे देश के हालातों को बदल दिया। उस विज्ञापन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा करके और सत्ता की कुर्सी पर दिल्ली में बैठा दिया। पूरे देश की कमान जिनके हाथों में चली गई। उस विज्ञापन को एक बार मैं फिर से आपके सामने रखूंगा। उस विज्ञापन को सुनिए और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उसको बेहतर तरीके से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके साथ खेला गया और आज खेला कैसा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार। चलो हालात बदले, हालात बदला क्या? ये आप बखूबी समझ रहे हैं। हमारे साथ भाई अरुण राजद के नेता जुड़े हुए हैं, हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से बीजेपी सत्ता की कुर्सी में पहुंची, क्या लगता है सर, वादे पूरे हुए? नरेंद्र मोदी की सरकार जिस वादा को लेकर के, बिल्कुल ये जिस वादा को लेकर के सत्ता में आई जी, वो एक भी वादा अगर वो नरेंद्र मोदी बता दे कि मैंने पूरा किया तो फिर कहिए। उन्होंने कहा था कि जब सत्ता में नहीं थे तो कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो पेट्रोल 30 रुपये लीटर बिकेगा। बिल्कुल सर। नरेंद्र मोदी बोले, जसवंत सिंह बोले थे, ये अभी रविशंकर जी बोले थे कि उस समय, जबकि उस समय पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत
बैरल का $170 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रही थी। बिल्कुल। और आज देखिए कितना सस्ता है मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। फिर भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पर एक्साइज ड्यूटी लगा कर के पेट्रोल के दाम को घटने से रोका, और ये बहाना बना रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है तो तेल की दाम बढ़ाते हैं, घटता है तो घटाते हैं। बिल्कुल। ये जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम घटता है तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही उधर बढ़ता है तो तेल दाम बढ़ा देते हैं। ये जनता के पॉकेट में डाका डालने का काम कर रही है सरकार। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है अरुण जी, पेट्रोल और डीजल के दाम देख रहे हैं, जब इससे पहले यानी कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब उस वक्त सब कोई बोल रहा था, जो आज सत्ता में है या फिर देश की कई बड़े हस्तियों ने भी बोला था, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन देश के कई बड़े हस्तियों ने भी कहा था कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आज कोई बोलना नहीं चाहता है। जी ये देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल। कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 10 रुपये सरसों का तेल हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, तो सरकार चली गई थी। आज 200 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल बिक रहा है। तेलहन और दलहन की दाम में आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल गैस के दाम में आग लगी हुई है। कहाँ चले गए वो जो सोशल एक्टिविस्ट? लेकिन जिस तरीके से आपने तेल के दाम कहे अरुण जी, प्याज ने भी सरकार को हिलाया है, आपको भी पता है, प्याज ने भी सरकार को हिलाया है। और उसके बाद क्या मानते हैं, इन सब के बावजूद देश की जनता भले कुछ भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कुछ बेहतर तरीके से विज्ञापन किए गए और लोगों के इमोशन पर उस तरीके से हमला किया गया और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया गया? देखिए ये सरकार सिर्फ आई बात करने पर विश्वास रखती है। बिल्कुल। और अगर उसमें भी नहीं होता है तो जब भी चुनाव आएगा तो पाकिस्तान को और अंगुली दिखा देगी कि देखो पाकिस्तान हमसे थर कांप रहा है, मिसाइल छोड़ेंगे, बमबाजी करेंगे, ये करेंगे, लोगों को मारेंगे, ये करेंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ा करके किसी प्रकार से। ये आज पेट का सवाल है, गरीब भूखे मर रहा है। बिल्कुल। उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम जिंदा रहेंगे तब ना लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। भूखे मर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? आज भारत का स्थिति पाकिस्तान के स्थिति से मिलता जुलता है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में 100 रुपए केजी आटा मिलता है, 100 रुपए केजी। वहाँ तो सरसों का तेल भी 100 रुपए केजी मिल रहा है अभी। तो वहाँ सिर्फ वहाँ की सरकार को पाने के लिए कुछ नहीं करना है। हिंदुस्तान पर एक आक्रमण कर दीजिए, हिंदुस्तान को गाली दे दीजिए, वहाँ चुनाव जीत जाइएगा। अच्छा। वही स्थिति नरेंद्र मोदी ने भारत में कर दी है। आज आप सिर्फ पाकिस्तान को गाली दीजिए और वोट लीजिए, ये स्थिति है। तो ये जब तक इससे जागेगी नहीं, जनता जब तक सड़कों पर आकर के आंदोलन नहीं करने वाली है, जनता जब तक सरकार को हिलाने वाली नहीं है, तब तक तो ये सब चीजें, क्योंकि ये लोग सिर्फ आई बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? हमारे देश में गरीब भूखे मर रहे हैं, कोरोना से ज्यादा तो भूख के लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। ये स्थिति है। चलिए अरुण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बिहार में आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और एक मजबूत विपक्ष है। महंगाई की अगर बात की जाए, सिर्फ अब पेट्रोल और डीजल की बात करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल का असर इसलिए जरूरी है बात करना क्योंकि इसका असर लोगों के किचन तक पहुंच जा रहा है। सामान की ढुलाई जो है वो पेट्रोल और डीजल पर निर्भर करती है। महंगाई बढ़ता है और फिर उसका जो असर है वो किचन तक पहुंच जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार तो लगातार रेट बढ़ा ही रही है इन पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर राज्य सरकारों का भी दिखता है। राज्य सरकारें अगर अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम करे तो शायद कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में देखें तो अलग अलग रेट सब जगह है। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो वहां के रेट अलग है, दिल्ली के अलग है, बिहार के भी अलग है। तो राज्य सरकार का भी एक बेहतर योगदान हो सकता है अगर महंगाई को थोड़ा कम करना हो तो। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वहाँ भाई सरकार लेती है, उसके बाद बिहार में ही है। बिहार में भी भाई बहुत भारी मात्रा में दिया जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई बार पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री को कि यहाँ आप भाई कम कीजिए। लेकिन ये जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो है
मुर्गी है, सोना के अंडा देने वाली मुर्गी है राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार कहती है कि हमने शराब बंद किया, ये बंद किया, तो राजस्व का उधर से उनको हानि हुआ। लेकिन जनता के आप शराब से आने वाले टैक्स को अभी समाप्त हो गई, तो उसका आप डाल दिए पब्लिक पर, आम पब्लिक पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक के जेब को हल्का कर दिए आप लोगों ने, पॉकेट से जबरदस्ती पैसा निकाल रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकार, कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो बहुत राहत मिलेगी। लेकिन सर डबल इंजन से खिंचा ही नहीं रहा है सर, डबल इंजन से तो खिंचा ही नहीं रहा है। कह तो रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकारें लूटने में लगी हुई है जनता के पॉकेटों को। केंद्र सरकार ड्यूटी बढ़ाकर लूट रही है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं अरुण जी कि केंद्र और राज्य सरकार की ये इच्छा ही नहीं है कि वो इस स्थितियों पर कंट्रोल करे, वो लोगों को राहत देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनके अंदर मन की जो भावना है वो बेहतर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपना विचार दिया और कीमती समय हमें दिया इसके लिए। तो ये थे हमारे साथ राजद नेता भाई अरुण, जो कि लगातार जिस तरीके के हालात है उस पर अपना विचार रख रहे थे। केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, सभी लोग अपने अपने स्तर से इस पर कुछ बोलने को नहीं चाहते हैं, और ऐसे में जनता लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि भाई तेरा वादा क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, और कब तक उस वादे को पूरा करेंगे। सरकार बनी, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई के मुद्दे पर एक बार भी सरकार ने बात नहीं किया।